बच्चों। चलो तो केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम लोग आयनिक बॉन्ड कंप्लीट कर चुके हैं और उसमें आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसके क्या प्रॉपर्टी होते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग लैटिस एनर्जी कर चुके हैं। अभी तक हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में आपको बताया, उसमें क्वेश्चन भी किए थे। तो अब हमारा केमिकल बॉन्डिंग असल में स्टार्ट होता है, रियल में केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होता है यहां से, जो आज लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है और कौन कौन से थ्योरी हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत सारे थ्योरी हैं। जैसे पहले तो कॉसेल लुईस अप्रोच आएगा, फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बहुत सारे थ्योरी आएंगे आगे चल के। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन। लेकिन सहसंयोजक बंधन पढ़ने से पहले आपको कुछ क्लियर करते हैं, ऑक्टेट रूल के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं कि क्या है ऑक्टेट रूल, और उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डीके चंदन और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें अपना लेक्चर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग का। तो स्टार्ट करते हैं प्यारा सा लेक्चर, और टॉपिक का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में प्यार से हम लोग इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। तो पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, लेकिन इससे पहले एक चीज आपको हम बताते हैं जिसका नाम है कॉसेल लुईस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो क्या है बॉन्डिंग से रिलेटेड कॉसेल लुईस का अवधारणा, इन्होंने बॉन्डिंग से रिलेटेड क्या बातें बताई, तो आप लोग ध्यान से सुनना। कॉसेल तथा लुईस ने 1916 ईस्वी में, कब 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में इन्होंने बताया कि एटम आपस में कंबाइन करते हैं, परमाणु आपस में संयोग करते हैं। ये हम लोग पहले से भी जानते हैं क्यों करते हैं। तो इन्होंने दो बातें बताई। इन्होंने कहा कि उनका जो बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो परमाणुओं के बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा, या फिर परमाणुओं के बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बॉन्ड बनता है, और तब जाके परमाणु आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। अर्थात दो तरीके से बॉन्ड का निर्माण हुआ। एक तो कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरण हुआ, जिसे हम लोग आयनिक बॉन्ड के रूप में पढ़ चुके हैं कि सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया, Na+ बना, Cl- बना, और आयनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। और इन्होंने बताया कि अगर कंप्लीट ट्रांसफर संभव ना हो तो एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके बीच शेयरिंग होता है, साझेदारी होता है। यानी इस एटम का कुछ इलेक्ट्रॉन और इस एटम का कुछ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं, साझेदारी करते हैं, और उसके बाद भी बॉन्ड का निर्माण होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कॉसेल लुईस अप्रोच। तो इन्होंने 1916 में दिया था, लेकिन इसके 3 साल के बाद एक नए साइंटिस्ट आए लैंगम्यूर, और इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को और थोड़ा एक्सप्लेन किया और अच्छे से कंप्लीट करके बताया। लेकिन जब पूछा जाएगा इसके बारे में, तो सबसे पहला बात आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये दिया गया था, गिवन बाय कॉसेल एंड लुईस इन 1916। इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो आप लिख सकते हो आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। इसे हम रासायनिक बंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। किसे? कॉसेल लुईस का जो कॉन्सेप्ट था इसको। और एक्चुअल में कॉसेल लुईस अप्रोच है क्या? तो अभी जो हम बताएं कि एटम जो कंबाइन करते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से करते हैं या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से करते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बाय ट्रांसफर और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। तो परमाणुओं के बीच में, एटम के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्यों संभव है? तो उनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस सेल के, बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन, उनका स्थानांतरण होता है एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर, या फिर उनका शेयरिंग होता है, साझेदारी होता है एक दूसरे के बीच। इससे कंप्लीट ट्रांसफर तो आप लोग को हम आयनिक बॉन्ड में बता चुके हैं कि जैसे सोडियम के पास 2 8 और 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 2 8 7 था, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम किसे देगा? क्लोरीन को। तो यहाँ पे Na+ और Cl- बनेगा। कंप्लीट ट्रांसफर इसे बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन सोडियम के वैलेंस सेल से निकल के और पूरी तरह से क्लोरीन के वैलेंस सेल में चला जाता है, तो इसे कंप्लीट ट्रांसफर बोलते हैं। लेकिन अब शेयरिंग का क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, बस थोड़ी देर में आपको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। तो अभी इसको लिखना है, तो हिंदी वाले लिख सकते हो, इसे रासायनिक बंधन का तो परमाणुओं के बीच कॉम्बिनेशन होता है उनके बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट ट्रांसफर से या फिर उनके बीच साझेदारी से। यही है हमारा कॉसेल लुईस अप्रोच। इसमें एक चीज और है कि जितने भी एटम होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितना हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यानी वो चाहते हैं कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, और इसे हम ऑक्टेट रूल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है बच्चों, कुछ ऐसे भी एटम है जो ऑक्टेट कंप्लीट ना करते हैं और वे ड्यूएट कंप्लीट करके और स्टेबल हो जाते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। तो ये सब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करते हैं, ड्यूएट करते हैं। लिखिए इतना, फिर बढ़ते हैं यहां से आगे। तो देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑक्टेट रूल के बारे में। आपको हम पहले भी बताए थे इस रूल के बारे में थोड़ा सा। अष्टक नियम। अब ये क्या है? तो देखिए, प्रत्येक एटम चाहता है कि मेरे वैलेंस सेल में, बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और 8 इलेक्ट्रॉन को, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आया कि देखो कुछ एलिमेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, यानी नेचर में कुछ एलिमेंट हैं, जैसे इन्हें हम नोबेल गैस के नाम से जानते हैं, नोबेल गैस। अब ये नोबेल को गैस कौन कौन से हैं? हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये 6 जो है नोबेल गैस है। इन सब में हीलियम को छोड़ के बच्चों, हीलियम को छोड़ के नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, इन सब के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा देखा गया कि ये जो नोबेल गैस है ये हाईली स्टेबल है, बहुत अधिक स्थायी है, अर्थात इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है,
किसी प्रकार के रिएक्शन में जल्दी भाग नहीं लेते। ऐसे तो अब जो जेनॉन है इसका बहुत सारा कंपाउंड देखने को मिलता है, आगे हम लोग देखेंगे जब और पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो। लेकिन जनरली क्या है कि और एलिमेंट की तुलना में ये जो 6 एलिमेंट है, 6 तत्व है, ये बहुत ज्यादा अस्थाई हैं और उदासीन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो कौशल एवं लुईस ने बताया कि ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसी के आधार पे एक अवधारणा बन गया कि वैसे एलिमेंट या वैसे एटम जिनके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वे स्टेबल हो जाते हैं। हालांकि आगे चल के रूल फेल करेगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, कुछ इसके विरोध में कुछ इसके समर्थन में भी आएंगे, लेकिन ओवरऑल अभी हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट थे ये अधिक स्टेबल थे, और देखा गया कि इनके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अंदाजा लगाया गया कि ये इसलिए स्टेबल है क्योंकि सबके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि इसके बाहरी शेल में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। तो हम बोलते हैं कि हीलियम डुप्लेट कंप्लीट करता है, द्विक कंप्लीट करता है, न कि अष्टक कंप्लीट करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है। लेकिन ये सब जो है ये ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, इनके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी के आधार पे ऑक्टेट रूल दिया गया और बताया गया कि तो ऑल एलिमेंट्स वांट्स टू मेक 8 electron in their valence shell. This is called octet rule. ठीक है, किस लिए? फॉर स्टेबिलिटी के लिए, अस्थाई होने के लिए प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक तत्व चाहता है कि उसके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और इसी को हम लोग अष्टक नियम के नाम से जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं तो बच्चों प्रत्येक तत्व चाहता है कि उसके बाहरी शेल में, यानी जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल, संयोजकता शेल कहते हैं, और चाहता है कि संयोजकता शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिससे वो क्या हो जाए? इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले और अस्थाई हो जाए। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। जैसे कौन कौन? हमारा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये सब जो है वो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, द्विक कंप्लीट करते हैं, ये अष्टक कंप्लीट नहीं करते हैं, और डुप्लेट कंप्लीट करने के बाद भी क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। तो अष्टक नियम क्या है बच्चों? Every element wants to make 8 electron in their valence shell to get stability, like inert gas. इनर्ट गैस के जैसा, अक्रिय गैसों के जैसा विन्यास प्राप्त करके अस्थायी होने के लिए प्रत्येक परमाणु चाहता है कि उसके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और इसीलिए वो एक दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है, और यही है हमारा ऑक्टेट रूल। तो लिख लीजिए ऑक्टेट रूल के बारे में। अब हम लोग समझ सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को। तो अब बढ़ते हैं, अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड। ये सिर्फ हम बैकग्राउंड बता रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड समझाने के लिए आपको। लिख लीजिए इसको। मिलने
की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाते हैं। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, कोवैलेंट बॉन्ड सह संयोजक बंधन। अब इस सह संयोजक बंधन होता क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं तो पूरा सटीक बैठे या ना बैठे लेकिन आप समझ जरूर जाओगे कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। देखो जैसे दो दोस्त हैं, ठीक है, और एक के पास 7 लाख रुपया है, 7 लाख रुपया है, चल ऐसे बना दिए इसको, ठीक है, और एक और दोस्त है, थोड़ा खाए पिए घर से है ये, और नाम तो जान ही रहे होंगे, ये मंगरा है और ये पंचोछरा है, मेरा फेवरेट। तो दो दोस्त हैं, मंगरा और पंचोछरा, इसके पास 7 लाख है और इसके पास भी 7 लाख है बच्चों, ठीक है। 7 लाख रुपया इसके पास है और 7 लाख रुपया इसके पास है। लगता है कि मोदी जी इसके खाते में डाले हैं लोग के आधा आधा 15 लाख में से। तो 7 लाख और 7 लाख है इसके पास। अभी दोनों चाहता है कि एक बिजनेस स्टार्ट करे। क्या करे? बिजनेस स्टार्ट करे। हाँ, एक व्यापार शुरू करना चाहता है, एक कंपनी खोलना चाहता है, और उसके लिए इसे जरूरत है 8 लाख रुपए की। कितने की? 8 लाख की। और इसे भी जरूरत है बच्चों 8 लाख रुपए की। अब देखो होगा क्या, 7 लाख रुपया इसके पास है, इसको जरूरत है 1 लाख की, 7 लाख इसके पास है, इसको भी जरूरत है 1 लाख की। बिजनेस करना जरूरी है, तभी एक दूसरे के पास जाएगा। तो दूसरे के पास जाएगा तो अगर ये पंचोछरा बोले इससे कि भाई मेरे पास 7 लाख है, तुम 1 लाख और मुझे दे दो तो मेरे पास 8 लाख हो जाएगा, मेरा कंपनी खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेगा कि बहुत चला, वही समस्या तो मेरे साथ है, 7 लाख मेरे पास भी है, 1 लाख रुपया घट रहा है, तो तुम ही हमको 1 लाख रुपया दे दो, हम ही अपना कंपनी खड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे समस्या है, ना 1 लाख रुपया इसको दे सकता है, ना 1 लाख रुपया इसको कंप्लीटली दे सकता है। यानी कंप्लीट कोई भी एक दूसरे को 1 लाख रुपया नहीं दे सकता है। इस सिचुएशन में होगा क्या कि देखो यहां पे होगा बच्चों शेयरिंग, साझेदारी होगा। ऐसा होगा कि इसका 1 लाख रुपए का यूज करेगा ये, और इसके 1 लाख रुपए का यूज करेगा ए। यानी अभी क्या करेगा कि इसके 1 लाख रुपए लेके और ये अपना कंपनी खड़ा कर लेगा, और फिर ये क्या करेगा कि ये जो है इसका 1 लाख रुपए लेके और ये अपना भी कंपनी खड़ा कर लेगा। यानी दोनों के बीच में साझेदारी होगा एक समय में। कोई भी कंप्लीटली अपना पैसा किसी को नहीं दे रहा है कि भैया हम तो कोई 1 लाख रुपया दिए, जाओ बिंदास रहो, एकदम कंपनी खोलो, तुमसे हमको कोई मतलब ही नहीं है, तुमसे हम अब अपना 1 लाख रुपया मांगेंगे नहीं। ऐसा आयनिक बॉन्ड में होता है कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक एटम से दूसरे एटम को दे दिया जाता है, वो लेके चला गया, कहानी खत्म हो गया। लेकिन यहां पे क्या होगा कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन और ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 लाख रुपए की जो बात हो रहा था, ये 1 लाख इसको देगा तो इसका 8 लाख पूरा हो जाएगा, 8 लाख पूरा हो जाएगा, इसका कंपनी खड़ा हो गया। और फिर जैसे ही इसका कंपनी खड़ा हुआ कि 1 लाख इसका वाले इसके 1 लाख का ये यूज करेगा और ये भी अपना कंपनी खड़ा कर लेगा। और ये जो कहानी हुआ ना बीच में 1-1 लाख का, कि दोनों एक दूसरे के 1 लाख का यूज किया, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों शेयरिंग, साझेदारी। क्या बोलते हैं? साझेदारी बोलते हैं। तो ऐसा हम लोग के देहात में, गांव में भी होता है। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं हम आपको कि मान लो कि जैसे 2 कमरा है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। मतलब एक फ्लैट में 2 कमरा है, इधर एक औरत रहती है और इधर एक औरत रहती है, मतलब पति भी रहते हैं दोनों के। तो उनके बच्चे हैं। अब देखो बच्चे को क्या करना है, ध्यान से समझना, जो एग्जांपल दे रहे हैं उसके बाद आप शेयरिंग समझ जाओगे। तो है क्या कि दोनों के बच्चों को स्कूल जाना है, सुबह का 7 बज रहा है। अब इसके यहाँ क्या हुआ कि टाइम 6:45 हो चुका है और
एक बच्चे की मम्मी जो है रोटी बना रही है, दूसरे बच्चे की मम्मी सब्जी बना रही है। समझना बात को। अब हुआ ये कि इनका रोटी तैयार होते होते 7 बज गया और इनका सब्जी तैयार होते होते 7 बज गया। तो इनका बच्चा ना सिर्फ रोटी खा सकता है, सूखे रोटी कैसे खाएगा भाई, वो रोने लगा कि खाली रोटी खा के पढ़ने नहीं जाएंगे हम, सब्जी चाहिए हमको। और इसका बच्चा सिर्फ सब्जी खा के रोटी नहीं, सब्जी खा के स्कूल नहीं जा सकता है। तो हुआ ये कि इधर से ये जो औरत थी वो मदद मांगने चली इधर दूसरी औरत के पास, और इधर से बेचारी ये भी अपना लेके चली इधर मदद मांगने। तो दोनों औरत बीच में एक जगह पे मिल गए। अब हुआ ये कि एक औरत बोली कि का कहे बहिन, रोटी तो बन गया, सब्जी ना बना, बचवा एकदम जिदियाल है, खाइए नहीं रहा है और स्कूल में न जा रहा है, छेरिया गया है एकदम। तो ई बोले कि हाँ बहिनिया, यही समस्या तो हमरो साथे है, सब्जिया बन लई, रोटियां बनबे न कर लई, हमरो लइकवा ना खाई थे। बस अब यहाँ पे होगा क्या समझना, ये क्या करेगी कि अपना 2 रोटी इसको दे देगी, ठीक है, और ये क्या करेगी, ये औरत जो है अपना कुछ सब्जी इसको दे देगी। अब बताओ दोनों का काम हो गया कि नहीं। इसके यहाँ रोटी था तो दूसरे वाली औरत इसको सब्जी दे दी, और इसके यहाँ सब्जी था तो पहली वाली औरत इसको रोटी दे दी। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं शेयरिंग, साझेदारी। क्या बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं। और साझेदारी से अच्छा काम निकल जाता है। तो एटम के बीच में भी यही कहानी होता है। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल था सेकेंड वाला, शेयरिंग को समझने के लिए। तो चलो अब बताते हैं, आप शेयरिंग समझ गए, साझेदारी समझ गए, तो कोवैलेंट बॉन्ड भी समझ जाएंगे। देखो अब बताते हैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आप लिख सकते हो द बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 atoms are called covalent bond। तो देखो, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। 2 परमाणुओं के बाहरी सेलों के इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता सेल के इलेक्ट्रॉन के आपस में साझेदारी से जो बंधन का निर्माण होता है, जो केमिकल बॉन्ड का निर्माण होता है, उसे हम बोलते हैं बच्चों सह संयोजक बंधन या फिर कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। अभी देखो यहाँ पे टर्म आया साझेदारी, वही जो हम आपको बताए शेयरिंग, कि इसका जो मटेरियल है इसका यूज ए करेगा और इसके मटेरियल का यूज ए करेगा, यानी दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन का यूज करके और बॉन्ड का निर्माण करेंगे। जैसे मान लो कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमें बनाना है H2 मॉलिक्यूल। क्या बनाना है, H2 मॉलिक्यूल बनाना है, H2 मॉलिक्यूल। तो देखो 2 हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन H2 के लिए 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। अब हम जानते हैं बच्चों के हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है। तो जितना एटम का एटॉमिक नंबर होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं न्यूट्रल केस में, अगर इस पे कोई प्लस माइनस चार्ज ना हो तो उदासीन परमाणु का जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका पहला सेल ही बाहरी सेल होगा, वैलेंस सेल होगा। और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से दिखा देते हैं। ये है हाइड्रोजन का वैलेंस सेल और यहाँ पे इस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। अब होगा क्या बच्चों कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी सेल में, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी सेल में। हम आपको बताए हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हीलियम तो ले नहीं सकते हो क्योंकि हीलियम के पास ऑलरेडी
ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहरी सेल में और हीलियम इनर्ट गैस है तो ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करता है। तो हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये सब जो है वो डिवेट कंप्लीट करते हैं, यानी ये चाहते हैं कि हमारे बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और वो होगा कैसे, तो देखो इनके इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, साझेदारी करेगा, ठीक है, यानी इसका रोटी और इसका सब्जी, ठीक है। फिर ये हाइड्रोजन जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा, ठीक है, यानी इसका सब्जी और इसका रोटी, ठीक है। तो दोनों हाइड्रोजन के बीच में बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। कितने इलेक्ट्रॉन का, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा 2 एटम के बीच में उतने ही बॉन्ड का निर्माण होगा। और ये जो बॉन्ड बना इसे हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और चूंकि सिंगल बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, एकल सहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन, एकल सहसंयोजक बंधन। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। 2 परमाणुओं के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के आपस में साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। लिखिए, और आपको ढेर सारा एग्जांपल हम करवाते हैं, लिख लीजिए। अब जैसे देखो हमें O2 मॉलिक्यूल का निर्माण करना है। O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के अणु का निर्माण करना है कि ये कैसे बनता है। तो देखो बच्चों, ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 8। कितना, 8। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा, 2 and 6 आएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी सेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो 2 ऑक्सीजन एटम लेना पड़ेगा O2 बनाने के लिए, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन। अब आप देखो इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो दिखा देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इसके बाहरी सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप जरा ध्यान से देखो, किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ना इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ना इस ऑक्सीजन के है। लेकिन हम जानते हैं कि एटम जो है वो चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। बाकी जो एग्जांपल दिए, हाइड्रोजन तो ड्यूएट कंप्लीट करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है, लेकिन बाकी जो एटम हैं वो चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कब होगा, देखो 6 पहले से है, अगर 2 के साथ शेयरिंग कर लेता है तो इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कर ही लेगा। ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेगा और ये जो ऑक्सीजन है वो इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। अभी दोनों के बीच में बच्चों 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। जितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उतने बॉन्ड का निर्माण होगा और इस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में डबल कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, द्विबंधन पाया जाता है। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें N2 मॉलिक्यूल का निर्माण करना है बच्चों, N2 मॉलिक्यूल का निर्माण करना है। इस सारा एग्जांपल हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। N2 मॉलिक्यूल का निर्माण करना है तो नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, ठीक है, 7 होता है। अब आप देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2 and 5 आएगा, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाइट्रोजन देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन हम दिखा दिए एक नाइट्रोजन के बाहरी सेल में। N2 बनाना है तो 2 नाइट्रोजन चाहिए अपने पास, तो फिर से 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन, ओके। अब देखो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या,
8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो अब ये दोनों नाइट्रोजन 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा आपस में, तो जाके ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये जो नाइट्रोजन है वो इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा और ये नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा और इसे हम लोग बोलेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। लिख लीजिए इसको, कुछ और एग्जांपल देते हैं। चलो कुछ और मॉलिक्यूल देखते हैं। जैसे हमें अब बनाना है H2O मॉलिक्यूल। क्या बनाना है बच्चों? H2O मॉलिक्यूल बनाना है, जल के अणु का निर्माण करना है। तो आप इसमें देख रहे हो कि ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6 होगा। हाइड्रोजन है तो बेचारा कंगाल ले दे के एक ही गो इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे एक एटम है और हाइड्रोजन का 2 एटम है। तो देखो यहाँ पे कैसे बॉन्ड का निर्माण होगा। ऑक्सीजन, इसके बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हाइड्रोजन कितना चाहिए अपने पास? 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ पे लिख लेते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। अब देखो होगा क्या। ऑक्सीजन के बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और, तो अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ और इस हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि चूंकि ये इसके साथ शेयरिंग किया 1-1 इलेक्ट्रॉन का, तो इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसके बाहरी सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसे इस तरीका से भी दिखला सकते हो। जैसे देखो ऑक्सीजन 2 ऊपर और 2 नीचे। अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का और 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, और यहाँ पे ऐसे आप हाइड्रोजन लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ देखो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिए। ये जो संरचना हुआ इसको हम लुईस बिंदु संरचना कहते हैं। लुईस बिंदु संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसमें इलेक्ट्रॉन को डॉट के द्वारा दिखला दिया जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बना कैसे मॉलिक्यूल, तो देखो ये सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में। ये बेंट थोड़ा सा क्यों बना है आगे चल के हम बताएंगे जब स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तो आप सिर्फ इतना समझो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे भी 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन गया, और इस तरह से H2O के मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया। अब चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमें CH4 मॉलिक्यूल का निर्माण करना है, CH4 मीथेन। तो ये आपको टाइम देते हैं, आप कोशिश करो, 1 मिनट का टाइम है, फिर हम बताते हैं। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 and 4 आएगा, और हाइड्रोजन का तो आप जानते हो 1 होता है। तो इसमें बच्चों कार्बन 1 है और हमारे पास हाइड्रोजन कितना है? 4। तो हाइड्रोजन को आप चारों तरफ से सजा दो। ठीक है, अब यहां पे देखो कार्बन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन था तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए यहाँ पे,
और हाइड्रोजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखला दिए, ठीक है। अब इसके बीच ऐसे शेयरिंग हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा और हमें मिलेगा CH4। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा और इस तरह से हमें मिल जाएगा मीथेन। लिखिए इसको। दो तीन एग्जांपल और लेते हैं, एक ले लिए NH3, एक ले लिए C2H4, ठीक है। तो दो एग्जांपल है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों अमोनिया, अमोनिया। और इसे आप जान रहे हो CnH2n है, एल्कीन है, तो इसे आप इथीन कह सकते हो, एथीन या इथिलीन भी कहा जाता है इसको, ठीक है, एथीन है, इथीन। तो इसे बनाना है। अब देखो अमोनिया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, अभी अभी बताए थे। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन कितना चाहिए, 3 हाइड्रोजन। तो चलो 3 तरफ से हाइड्रोजन को हम लोग सजा देते हैं, ठीक है, 3 तरफ से हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का। तो अब आप देख लो, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 6 7 और 8, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बच्चों। और यहाँ पे चूंकि क्या है, हाइड्रोजन है, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जा रहा है। तो हमें मिल जाएगा H और बाकी का जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गया, तो आप इसको दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, लोन पेयर बोलते हैं इसको। आगे हम लोग पूरा कहानी जानेंगे, लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है। अभी तो सिर्फ सीख रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो जितने इलेक्ट्रॉन के बीच शेयरिंग हो रहा है उसे हम दिखा दिए। तो ये NH3 यानी अमोनिया के मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया। एक्चुअल शेप इसका पिरामिडल होता है, बाद में देखेंगे। तो अब चलो C2H4 है, देखो 2 कार्बन है अपने पास, 2 कार्बन है। हम जानते हैं कि कार्बन के बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इस कार्बन के भी बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। और अपने पास 4 हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे लगा देते हैं 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे इसके बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। बाकी आपको करते करते प्रैक्टिस करोगे ढेर सारा क्वेश्चन का, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कहाँ पे एटम को कैसे सजाना है। तो देखो, तो ये तो 2-2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे शेयरिंग हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन हम जानते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन का ही कर सकता है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसीलिए हम हाइड्रोजन के सामने सामने एक एक इलेक्ट्रॉन रखें और बाकी जो बच गया वो 2-2 इलेक्ट्रॉन सामने सामने रख दिए। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और बाकी यहाँ जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे बनाएगा, और इस तरह से इथीन के मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाएगा। तो करीब करीब एग्जाम्पल हम लोग कर लिए कोवेलेंट बॉन्ड समझने के लिए जितना जरूरी था। कुछ एग्जाम्पल हम आपके लिए देते हैं, जैसे आप C2H2 PCl3 का बना के और प्रयास करोगे बनाने का कि इनके बीच में किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। Cl2 भी बना सकते हो, HCl भी बना सकते हो। तो ये आपका HW रहा, जो इसको और इसको बना के प्रयास करना है कि किस तरह से इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। तो अब हम लोग चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का, फिर आगे टाइप भी देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हेटेरो एटॉमिक क्या होते हैं, वो देखेंगे। लेकिन अभी देख लेते हैं हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी, सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं उसके गुण क्या होते हैं। तो लिख लीजिए इसको, बढ़ते हैं यहां से आगे। हेडिंग लगा लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड।
सहसंयोजक यौगिक की विशेषताएं। तो क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला चीज हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट का। फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था, अर्थात ये सॉलिड होता है, लिक्विड होता है कि गैस होता है। तो बात ऐसा है कि इसके बीच में वांडरवाल अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है जो कि वीक होता है, और इसके वजह से ही ऑल थ्री स्टेट में पाया जाता है। तो फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है वैसे वैसे इनमें सॉलिड होने का प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ता है। तो टेंडेंसी टू बिकम सॉलिड इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। तो ये तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं सहसंयोजक यौगिक। और जैसे जैसे अनुभार बढ़ता है वैसे वैसे इनमें सॉलिड होने का प्रॉपर्टी बढ़ते जाता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए करें तो देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ए इधर से इधर जाओगे तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, यानी फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाओगे तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। ठीक है, फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, तो 9 दूनी 18 हो गया इसका, क्लोरीन का 71 हो गया, ब्रोमीन का 35 होता है और इसका 127 होता है लगभग आयोडीन का। तो दुगना करेंगे, 2 है सब। तो जैसे जैसे इधर जा रहे हैं मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है बच्चों? बढ़ रहा है। तो आप देखोगे कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन, ये जो है ये गैस है। ठीक है, ये हमारा ब्रोमीन जो है वो लिक्विड के रूप में पाया जाता है, और ये जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें ठोस होने का प्रवृत्ति बढ़ता जा रहा है। पहले गैस था, फिर थोड़ा सा मास बढ़ा तो लिक्विड हो गया, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ा तो सॉलिड हो गया। तो जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ इनमें सॉलिड होने का प्रॉपर्टी बढ़ते जाता है, यानी जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा कंपाउंड का, उसमें ठोस होने का प्रवृत्ति उतना ही अधिक होगा। तो ये था इसका भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। तो आप लिख सकते हो कि सहसंयोजक यौगिक तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव एवं गैस में पाया जाता है, और जैसे जैसे अनुभार बढ़ता है वैसे वैसे इनमें ठोस बनने का प्रवृत्ति बढ़ते जाता है। लिख लीजिए। सेकेंड बात करते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक का, मेल्टिंग पॉइंट का। तो अभी बताएं कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो आयनिक बॉन्ड की तुलना में बहुत कमजोर होता है, इसलिए ड्यू टू वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कमजोर आकर्षण बल के कारण मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो, यानी इसका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है। दुर्बल आकर्षण बल के कारण इनका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्शन है। जैसे हमारा डायमंड हो गया, सिलिका हो गया,
इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वेरी हाई होता है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि दुर्बल आकर्षण बल के कारण, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण कोवैलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जैसे हमारा हीरा, डायमंड और सिलिका, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है। इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी, विलेयता, यानी जल में घुलेगा या नहीं घुलेगा, किसमें घुलेगा किसमें नहीं घुलेगा। तो ये जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, बट some covalent compound which form hydrogen bond with water are soluble in water। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हो कि जनरली soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायक जो होते हैं उसमें ये घुलनशील होते हैं। जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, सामान्यतः जल में अघुलनशील होते हैं, तो जनरली जल में नहीं घुलते हैं। लेकिन वैसे कोवैलेंट कंपाउंड जो जल के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कर लेते हैं वो जल में घुल भी सकते हैं। तो बट सम कोवैलेंट कंपाउंड विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर आर सोलुबल इन वाटर, यानी जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वे जल में घुल जाते हैं और सामान्यतः ये कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाते हैं। हम लोग जानते भी हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। तो जो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं, जैसे अल्कोहल में घुल जाएंगे, ईथर में घुल जाएंगे, लेकिन जल में नहीं घुलते हैं। लेकिन वैसे कंपाउंड जो जल के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे HCl हो गया तो वो जल में भी घुल जाता है, HF हो गया जल में घुल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सोलुबिलिटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट, लिख लीजिए। ये सब बिल्कुल बेसिक चीज है बच्चों, जो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं 9th क्लास में, 10th क्लास में। तो सिर्फ मेन हमारा टॉपिक जो है वो है जब वैलेंस बॉन्ड स्टार्ट होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर और डाइपोल मोमेंट। ये सब टॉपिक जो है वहां से सवाल उठता है कंपटीशन में। ये सब बेसिक जानकारी है, तो जितना जल्दी समाप्त हो जाए वो अच्छा है। तो लेकिन आपको पूरा डिटेल्स में सब कुछ हम बता रहे हैं, जो भी काम का चीज है उसको अच्छे से डील करेंगे, जो उतना जरूरी नहीं है उसको स्किप करके और चलेंगे हम लोग, यानी जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा कम टाइम देंगे उस पर, इसीलिए इसे जल्दी कर रहे हैं। तो अगर कोवैलेंट कंपाउंड का सोलुबिलिटी का बात है, वही देखो जब आयनिक कंपाउंड का सोलुबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे तो बहुत डिटेल्स में आप लोग पढ़ाए थे, लैटिस एनर्जी कैसे प्रभाव डालता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे सोलुबिलिटी पे प्रभाव डालता है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी एक आध ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाते हैं यहाँ से, तो आसानी से बन जाता है, बोर्ड में आता है। तो लिख लीजिए कि ये जल में जनरली नहीं घुलता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले जल में घुल जाते हैं और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, वही अगर नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिकली
इंसुलेटर होता है, यानी कि विद्युत धारा का सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। लेकिन कुछ एटम है, कुछ कंपाउंड है, जैसे ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन फिर भी अपने विशेष प्रकार के स्ट्रक्चर के कारण उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। तो ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी था हमारा कोवैलेंट कंपाउंड का। मेन मुद्दा था हमारा आज का कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, बनता कैसे है। तो दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों के यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो सिंगल, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो डबल, तीन तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो ट्रिपल। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों रूप में पाया जाता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे सॉलिडिफाई होने का टेंडेंसी बढ़ते जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये इंसुलेटर होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। सोलुबिलिटी की बात करें तो जनरली जल में घुलता नहीं, यानी पोलर सोलवेंट में नहीं घुलता है, नॉन पोलर सोलवेंट में घुल जाता है। उसके बाद अगर बात करें हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसका जनरली लो होता है, लेकिन कुछ कुछ मॉलिक्यूल है जैसे डायमंड हो गया और सिलिका हो गया, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जो कोवैलेंट बॉन्ड पे बेस्ड था। तो इसके आगे के जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। अब हम लोग नए नए रूल पढ़ेंगे, नए नए साइंटिस्ट आते जाएंगे, अपना अपना थ्योरी देते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फेलर ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल कहाँ कहाँ फेल करता है। उसके बाद उसके समर्थन में कौन सा थ्योरी आता है, उसके ओपोज में कौन सा थ्योरी आता है। फिर उसके बाद बढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की और लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी निकालना सिखाएंगे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।